नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद और लेकर हाजिर हूं फाइनल रिपोर्ट। दिन भर की बड़ी तमाम खबरों को लेकर बनाया गया ये बुलेटिन हम फाइनल रिपोर्ट के तौर पर सामने लेकर हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से शुक्रवार 3 पुलिसकर्मियों को आतंकियों ने अगवा कर उनकी हत्या कर दी। हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के कथित ट्विटर हैंडल पर इस समूह ने पुलिसकर्मियों को अगवा करने और उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके पहले आतंकियों ने 30 अगस्त को दक्षिणी कश्मीर में अलग अलग जगहों से पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों को अगवा किया था। देश की सेना के सामने घुटने टेकने वाला पाकिस्तान अब अपना निशाना जम्मू कश्मीर की पुलिस को बना रहा है। आतंकी अपने खात्मे को लेकर इस कदर बौखला गए हैं कि वो अब खुलेआम पुलिस वालों को मारने की धमकी दे रहे हैं। आतंकियों ने घाटी से 3 पुलिसकर्मियों को अगवा कर उन्हें मार दिया। तीनों पुलिसकर्मियों का शव शोपियां के ही जंगलों में मिला। शव बरामद होने के बाद स्थानीय लोग और पुलिसकर्मियों की मदद से जंगलों से शव को निकाला गया। शहीद पुलिसकर्मियों ने सलामी दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ सभी ने शहीदों को कंधा दिया। राज्य में पंचायत चुनाव करीब है, उससे पहले ही आतंकी घाटी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसी के मद्देनजर आतंकियों ने स्थानीय पुलिसकर्मियों को उनके घर से अगवा किया और उनमें से 3 की हत्या कर दी ताकि दहशत से उनके मंसूबे पूरे हो सके। वहीं अब इस घटना के बाद पूरे राज्य को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। सेना पूरी मुस्तैदी से आतंकियों पर नजरें जमाए बैठी है। पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद अब आम लोगों में भी पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ खासा रोष देखने को मिल रहा है। वहीं अब पुलिस और सेना के अधिकारी भी कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड इट्स ए काउर्डिस एक्ट। इस तरह के जो 3 लोगों को 3 हमारे कोलीग हैं जिनकी शहादत रही है और आपने जैसे देखा उनका रिटलिंग यहाँ पे हुआ। हमें अश्योर करते हैं कि जो इनका जो कानून के दायरे में जो भी होता है दैट एक्शन वी विल टेक एंड ऑल्सो इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। वी थैंक द पीपल ऑल्सो, सम ऑफ द पीपल हु केम फॉरवर्ड एंड ट्राइड टू प्रोटेक्ट दिस बॉयज। सो एट दिस स्टेज वी कैन ओनली टेल यू द इन्वेस्टिगेशन इज ऑन and we shall bring the accused to the justice. सेना अब घाटी में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आतंकियों को चुन चुनकर मार भी रही है। बांडीपोरा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया, लेकिन बीएसएफ के जवान नरेंद्र सिंह की हत्या के बाद अब 3 पुलिसकर्मियों की हत्या ने आतंकियों की जिंदगी की उल्टे गिनती और तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। जम्मू कश्मीर में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद कई पुलिस वाले सहमे हुए हैं। कई ने तो अपना इस्तीफा तक दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शिशिर अहमद ठोकर, सनाब गुलाम मोहिद्दीन ठोकर। बस सामने रोजन बस एज SPO पत्नो 8 वरी पे काम कर। ये वीडियो की वसालत बह तमाम लोकन तान यह कत वातनावन। वो 9 पे मे कहूँ ताल महकमे पुलिस सह पन्ने मर्जी नौकरी त्रावन। बह पालक पन बच्चे इज्जत सान घर पन्ने कुन खौफ दबाव वराय बह यह वीडियो दिवान पन्ने घर असल पे बिहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाम जनाब ताजुल्लाह हुसैन लोन सनाफ अब्दुल वाबलोन आरोही पूरा बटगुंड। बस पत्मो 6 वरी पे SPO एज काम कर। मे कोर ओतर 7वें इस्तीफा पेश। मे कोर तमी दह रिजाइन। तमी दह आउस बह घर। मे ओन तमाम बिस्तर विस्तर A to Z घर। मे ना डिपार्टमेंट सहूं ताल्लुकात। मे कोर रिजाइन। वह मे अलबत्ता वीडियो मे दुतमुत कह। मे पन
फोटो सदहे में कोर्मुत अपलोड तथ में डिटेल लेचमुत कि मे हसा कोर रिजाइन इन तो मे बिस्तर ओन गर बाकी मे अ डिपार्टमेंट सहन ताल्लुकात बस बेम गर मे बसा खुदा सवाल गर असल ूट वूट तसान बाकी टेंशन वेंशन मे हसा कोर रिजाइन मे नाव नवाज अहमद लोन बस रोजान टेंगाम कुलगाम बहुत एज SPO काम करान आज 10/9/2018 पे मे कहीं ताल्लुक पुलिस ना मे कम टच बहुत पन्ने मर्जी पे त्रावान न कंसी धमकी पे न क्या बहुत पान त्रावान खुद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है, तो वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, जो 3 पुलिसकर्मी की हत्या शोपियां में आतंकियों ने की है, ये बहुत दुखद है और जो आतंकी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और तीनों पुलिसकर्मी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पहले भी जिस तरह की हरकत वहां पर आतंकियों ने की है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, SPOs ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है। हम उनको सलाम करते हैं और मानते हैं कि उनकी शहादत का बदला जरूर लिया। ये हरकतें जो हैं ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं और यहां जम्मू कश्मीर की इंतजामिया को, यहां की गवर्नेंस को और केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, न केवल जम्मू कश्मीर के अवाम को बल्कि हिंदुस्तान के अवाम को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि उनके आने के बाद ऐसी वारदातें देखने को नहीं मिलेंगी। उन्होंने अमन और शांति लाने का जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा किया था, लेकिन जिस तरीके से आए दिन ऐसी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, वो बहुत ही निंदनीय है और नाकाबिले। बहुत ही दुखदायी घटना हुई है ये। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं जो हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है। हमारी पुलिस में, हमारे सुरक्षा बलों में जो बाहर से आकर के आर्मी के जवान आते हैं अपने घरों में, अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइजेशन उनमें आएगी। दक्षिण कश्मीर में कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है। घर घर से निकाल करके जो भी इस प्रकार के उनसे खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा काम करना होगा, सुरक्षा बलों को एक बड़ा निर्णय लेना होगा, तभी अमनो चैन। इस पे तो पहले मैं इंतहाई अफसोस करूंगा और लवाहिकीन के साथ, उनके सोगवारों के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करूंगा। देखिए, ये ढकी छुपी बात नहीं है। रियासती पुलिस जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आबादी हिंद पाक की आपस की रंजिश जो है, आपस की नफरत जो है, उसमें फंस गए हैं और मुकामी पुलिस होने के नाते देखिए, एक गैर इंसानी, गैर रिलीजिक और हैवानियत है। आप एक ऐसे आदमी जो अनआर्म्ड है, अपनी फैमिली में बैठा है, जो अपनी फैमिली को पालने के लिए नौकरी करता है, उस आदमी को आप उठाकर कत्ल कर देते हो। मुझे लगता है ये खाली अनडेमोक्रेटिक नहीं, किसी भी मजहब में इसकी इजाजत नहीं, ये एक दरिंदा ही कर सकता, और वो दरिंदे ISIS जो पैटर्न है उसी को अब यहां। कश्मीर में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर कांग्रेस ने दुख जताया है और केंद्र की मौजूदा सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर से बात की हमारे संवाददाता सैयद जुनैद हाशमी ने। कश्मीर घाटी में शोपियान में 3 SPO की निर्मम हत्या आतंकवादियों ने कर दी। आपको याद होगा, आतंकवादियों के कमांडर रियाज नायकू ने पिछले दिनों कहा था कि हमारे पास जेल नहीं है, अगर आप हमारे परिजनों को तंग करेंगे तो हम आपके लोगों को उठाएंगे और मारेंगे। क्या कश्मीर घाटी का आतंकवाद एक अलग दिशा में जा रहा है? क्या और खतरनाक होता जा रहा है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई? इन्हीं सभी बातों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे जिस तरीके से 3 SPO की निर्मम हत्या की गई, घाटी के ही रहने वाले हैं और जिस आतंकी संगठन ने ये किया है उसका नाम हिजबुल मुजाहिदीन, यानी वो भी वहीं के रहने वाले नागरिक हैं। आखिरकार ये घाटी में हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये एक फिर एक बार हमें एक बदकिस्मत इंसिडेंट के बारे में जानकारी मिली, मगर ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के हालात पिछले 2-2.5 साल से मुतवातिर जो कश्मीर के अंदर बनी हुई है और इसके लिए
हम सारे बाय एंड लार्ज सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने काफी वाहविल्ला किया। हमने दिल्ली तक के दरवाजे खटखटाए कि कोई न कोई प्रतिबंध इन चीजों पर लगना चाहिए, कोई न कोई एंड दिखना चाहिए। तो उसके लिए जो तरीके कमिटेड थे, जो रास्ते उन्होंने दिखाए थे, वो रास्ते स्टेट और सेंटर ने अडॉप्ट नहीं किए। मिलिटेंसी कोई पहला मौका नहीं है कि वहां पर है। 30 साल से हम ये झेल रहे हैं और 30 साल के अंदर मैं ये फख्र के साथ कह सकता हूं कि कंपैरेटिवली 2004 से 2014 तक का पीरियड कुल मिलाकर मतलब कंपैरेटिवली बेहतर निकला, जिसमें लोगों को शांति का रास्ता मिला, जिनको अमन का रास्ता मिला, तरक्की का रास्ता मिला। कहीं न कहीं 2014 के बाद से ये रेल फिर डगमगा गई और जिससे 2016 के बाद, जो आपको भी जानकारी है कि 2016 के बाद तो ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और उसके लिए सेंटर और स्टेट को मिल करके कोई वाज़ेह पॉलिसी उस पर उनको अमल दरामद करना चाहिए था। शायद वो एक रास्ता था कि इस खत्ते में कुछ शांति होती और ये मासूम जाने, चाहे इधर के हो, इनोसेंट हो, सिविलियन हो, पुलिस वाले हो, ये भी किसी मां के बेटे हैं और कश्मीर के ही रहने वाले हैं। तो ये खून खराबा किसी तरह रुक सकता था। अभी रिसेंटली ये चुनावों का सिलसिला चला, तकरीबन सारे लोगों ने कहा था कि भाई सारे स्टेक होल्डर से बात करो, मेन स्ट्रीम पार्टी से बात करो, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो और उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के बाद में चुनाव तो अल्टीमेट है ही। हम एक मुल्क में रहते हैं, जमहूरी मुल्क में, उसमें कभी पंचायत, कभी अर्बन लोकल बॉडीज, कभी असेंबली, कभी पार्लियामेंट तो होना है, उससे कोई नहीं भाग रहा है, मगर उसके लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कहीं न कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें भी सेंटर की डायरेक्शन क्या रही होगी स्टेट को कि नहीं अभी करो और आज ही करो, कहीं न कहीं वो 2019 के लिए कोई एक और जुमला पैदा करना। तो आपने सुना कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष का साफ ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आने वाले समय में जब असेंबली के चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे क्या, यानी अभी भी मौका है, खिड़की खुली है। सैयद जुनैद हाशमी, कैमरामैन अनिल नागरे के साथ JK 24/7 के लिए। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी चिंता जताई है। सत्यपाल मलिक से बात की हमारे संवाददाता KM शर्मा ने। उत्तर प्रदेश के बांगर मिट्टी की खुशबू से लेकर डल लेक तक का सफर, बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक जी से। सत्यपाल मलिक जी, आज जम्मू में आप जिस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, लेकिन जन जन की है एक पुकार, एक के बदले मारो चार। जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि 4 लोगों की 3 लोगों की गर्दन काट दी, तो ये तो काफी दुखदायी स्थिति। 4 की नहीं, एक आदमी गर्दन काटी जो वर्थ कंडेमनेबल है और हम इसका BSF इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक रिवेंज, विल पनिश देम। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि आप बहुत, चाहे वो मुरादनगर से लेकर गंग नहर परियोजना की तमाम आप परियोजना पे काम ही करते रहे। जम्मू का विकास हो और जम्मू एक पूरे विश्व के मानचित्र पे शांतिपूर्ण स्टेट के तौर पे आए, उसके लिए क्या योजना है? उसके लिए सबसे बड़ी योजना यह है कि लोगों को आउटरीच करना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को हल करना, डेवलपमेंट के काम शुरू करना, जो अधूरे हैं उनको पूरा करना, ये सब मेरा मैंडेट है। मेरा मैंडेट पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये मैं करूंगा और तीनों जो हिस्से हैं उनमें जो असमानता है उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। एक सर आखिरी सवाल, हमारे 3 BSF के जवानों को आज फिर से मार दिया, उस पर बहुत आउटरीच है पूरे उसमें और आउटरीच भी है, उसके लिए सर क्या देखिए, मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें और वो ये है कि जिस जिले में वो मारे गए उस जिले में हमने 1 साल में 22 टेररिस्ट मारे हैं। पिछले 1 महीने में हमने 15 टेररिस्ट एलिमिनेट किए हैं। ये 3 लोग थे जिसमें एक कांस्टेबल थे, एक SPO थे और एक रेलवे का कांस्टेबल था। सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक केस में तो भीड़ इनके पीछे भागी छुड़ाने के लिए, गोली चलाई तब वो रुकी। एक ये है कि जो SPO का फ्यूनरल हुआ उसमें हजारों लोग पहुंचे, लोग डरे नहीं हैं। ये डराने के लिए कर रहे हैं। हम इनको आइडेंटिफाई करके विल वेरी सून हंट देम डाउन। ये थे सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने लोगों से संयम बरतने की अपील की है और उन्होंने कहा शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का निपटारा होगा। जहां तक बात रही कि अगर उन्होंने हमारे जवान की या किसी BSF के लोगों को शहीद करने की कोशिश की है तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और जल्द मिलेगा।
वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकियों को लेकर अपना प्यार जग जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंक का चेहरा रहा हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर बॉय बुरहान वानी के नाम पर डाक टिकट जारी किया है। ओडिशा में डेई तूफान के गुजरने के बाद भारी बारिश हो रही है। मलकानगिरी शहर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। राज्य में भारी बारिश के बाद कोलाब डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद डैम के 2 गेट खोले गए हैं। ओडिशा के गोपालपुर के तटों से चक्रवाती तूफान डेई टकराने के बाद आगे निकल गया है। केरल के बाद उड़ीसा में बाढ़, चक्रवाती तूफान की चपेट में आया उड़ीसा। उड़ीसा में भी कुदरत की मार इस कदर पड़ रही है कि अब राज्य के ज्यादातर हिस्से में पानी ही पानी है। सड़कों पर पानी लबालब भर गया है। एक तरफ पानी का कहर है तो दूसरी तरफ 25 किलोमीटर की स्पीड से चलती हवाएं मुसीबत को और बढ़ा रही हैं। चक्रवात उड़ीसा में गोलापुर के पास समुद्री तट को पार कर चुका है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। आलम यह है कि अब इससे दूसरे इलाकों में भी बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उड़ीसा की महानदी भी उफान पर है। जल स्तर इस कदर बढ़ गया है कि हीराकुंड बांध से भी पानी छोड़े जाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार हो रही बारिश से उड़ीसा के मलकानगिरी में रिहायशी इलाके में बाढ़ की तबाही साफ देखी जा सकती है। गाड़ियां पानी में डूब रही हैं, घरों में पानी भर गया है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पानी में डूबकर जाना पड़ रहा है। पानी के आगे लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद डैम के गेट भी खोलने पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उड़ीसा के गोलापुर में डेई तूफान का केंद्र है, जिसका 6 राज्यों पर असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में भी राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। इसका प्रभाव उड़ीसा में अभी नेक्स्ट 24 आवर्स तक ही रहेगा, बट वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी कम हो गया। अभी हैवी रेनफॉल इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। इंटीरियर उड़ीसा में तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स 30 to 40 किलोमीटर पर विंड रहेगा। और पोर्ट वार्निंग अभी नेक्स्ट और फिर कल जो हम लोग रात में दिया था डेंजर वार्निंग D6 D7, इसमें लोअर्ड किया है मॉर्निंग में। अभी LCS 3 लोकल कस्टनरी वार्निंग है, सिग्नल नंबर 3, ये भी कुछ देर तक ही रहेगा। और फिशरमैन वार्निंग अभी 24 आवर्स तक है। अब बाढ़ की आशंका को देखते हुए उड़ीसा में 11 जिला अधिकारियों को हालातों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। संभलपुर, सुब्रनपुर, बोध, नायगढ़, अंगुल, कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपारा, कुंद्रा और जजपुर शामिल है। संबलपुर के जिलाधिकारी को खास तौर पर निचले भाग में रहने वाले लोगों को सावधान करने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया भर में 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे के तौर पर मनाया जाता है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी है। वैसे तो ये बीमारी 70 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति में होती है, लेकिन ये कम उम्र में भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं। 21 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जा रहा है। अल्जाइमर आखिर किस तरह की बीमारी होती है, क्यों इसे माना जाता है कि एक भ्रम की ये सिर्फ बुजुर्गों में होती है, युवाओं में नहीं हो सकती, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर के अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, अल्जाइमर्स अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो क्या होता है? सठियापना जिसे हम बोलते हैं जी, कि आदमी को सठिया गया है, उसकी इंटेलेक्ट कॉग्निटिव फंक्शंस कम हो गए हैं, इमीडिएट मेमोरी लॉस, कैलकुलेशंस, लैंग्वेज, स्पेशल डिसोरिएंटेशन, ये सब जो है उसके अंदर में, जैसे उसको बोलो कि 100-7 सोचेगा क्या है, उसको बोलो कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है तो उसको याद नहीं होगा। उसके साथ में जो है उसको बोलो कि तू लैंग्वेज के अंदर में पढ़ के लिख के दिखा, कैलकुलेशन कर, उसके साथ में रीजनिंग कर,
या उसको वो क्या होगा, बोलेगा कि मैं भूल रहा हूं, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था मैं भूल गया। ये सब चीजें अगर आती हैं और प्रीमेच्योरली आती हैं तो हम इसको डिमेंशिया बोलते हैं। और डिमेंशिया अगर एक बीमारी है, क्योंकि डिमेंशिया हार्ट अटैक से भी हो सकता है, डिमेंशिया स्ट्रोक से भी हो सकता है। अगर वो डिमेंशिया आ रहा है इडियोपैथिकली, उसको हम अल्जाइमर्स बोलते हैं। देन अल्जाइमर्स यूजुअली एल्डरली की बीमारी है, बट प्रीमेच्योर अल्जाइमर्स के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सर यही मेरा अगला सवाल था कि यूजुअली से ये माना जाता है कि ये सिर्फ अल्जाइमर बुजुर्गों को होता है या एक एज के बाद ही अल्जाइमर्स होता है, लेकिन कुछ एक मामले वैसे भी आ रहे हैं जो युवाओं में भी वो इस बीमारी से ग्रसित है। बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि हमारे ब्रेन में एमिलॉइड क्यों जमा हो रहा है। अगर ये प्रीमेच्योरली आता है, जैसे हार्ट डिसीज यंग एज में आती है, ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर में 65 साल से पहले भी अल्जाइमर्स आ सकता है। लेकिन काफी खतरनाक बीमारी, क्योंकि इसका कोई प्रोग्रेसिव है। एक बार अल्जाइमर्स हो जाता है तो प्रोग्रेसिव है। 8 से 15 साल के बीच में आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है आज की डेट में। कुछ दवाइयां हैं जो प्रोग्रेशन को रोकती हैं, लेकिन ज्यादातर बिहेवियरल चेंजेस हैं। कुछ लोग अल्जाइमर्स में काम कर रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में और अल्जाइमर्स में कुछ लोग काम कर रहे हैं कि क्या निकोटीन का ट्रीटमेंट से फर्क पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता। तो ऐसी कुछ स्टडीज हैं निकोटीन के ऊपर में कि निकोटीन कैन बी यूज्ड बोथ फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड फॉर अल्जाइमर्स एज ए ट्रीटमेंट, बट कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है। सर एक सवाल ये कि आपने बताया कि डिमनीशिया एक प्रोग्रेसिव फॉर्म है अल्जाइमर्स की, इसका पता कैसे चल सकता है? क्या उसे वक्त रहते रोका जा सकता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो? सबसे पहले होता है MCI, मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिसका मतलब है आदमी बोलेगा कि मैं भूल जाता हूं, कोई भी बात करते करते अगर आप मेरे को रोक दो तो मैं भूल जाता हूं मैं क्या बात कर रहा था। उस स्टेज में हम देखते हैं कि डिमेंशिया के साइंस तो नहीं आ रहे। और उसी स्टेज में कुछ किया जा सकता है? जी हाँ, उस स्टेज के अंदर में हम देखते हैं कि प्रिवेंटेबल कॉज तो कोई चीज नहीं है। अगर प्रिवेंटेबल कॉज है तो उसको हटाते हैं। एक आखिरी सवाल ये सर, अगर इससे पीड़ित लोगों की बात करें और विश्व की अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है कितनी तेजी से फैल रही है? डिटेक्ट हो रही है, क्योंकि लोग अभी आज की डेट में लोग ज्यादा लंबा जी रहे हैं, तो फिर फॉरगेट मी नॉट करके सोसाइटी बोलते हैं कि मैं आपको भूल जाऊं लेकिन आप मुझे मत भूलो। तो ये कैंपेन है हमारी फॉरगेट मी नॉट, कि मैं तो आपको भूल रहा हूं लेकिन कृपया करके मुझे मत भूलो। दैट इज कॉल्ड फॉरगेट मी नॉट सोसाइटी। ये बढ़ रही है भारत के अंदर में। अग्रवाल जी जिन्होंने साफ बताया कि किस तरीके से अल्जाइमर्स अब बाकी बीमारियों की तरह भी बढ़ता जा रहा है, और सबसे विशेष बात यह कि इसको लेकर कोई रोकथाम या अभी तक कोई प्रिवेंशन मेजर्स नहीं निकल पाए। पिछले मैच में पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदने के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। एशिया कप के लीग दौर के बाद अब सुपर 4 राउंड शुरू हो गया है, जिसमें रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने आएंगी। पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीट दिया था। पाकिस्तान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे। अब देखना यह होगा कि अगले मुकाबले में पाकिस्तान कैसी तैयारी के साथ उतरता है, और भारत के सामने भी यह चैलेंज होगा कि वो टीम को एक तरह से बूस्टअप करे रखे। एक और रोमांचक मुकाबले के लिए हो जाएं तैयार। एक बार फिर आमने सामने होंगे चिर प्रतिद्वंदी। भारत पाकिस्तान फिर होंगे आमने सामने। रविवार को भारत पाकिस्तान के बीच भिड़ंत। पिछली हार का बदला लेने उतरेगा पाकिस्तान। जीत के सिलसिले को जारी रखना चाहेगा भारत। एशिया कप के लीग दौरे के बाद अब सुपर 4 राउंड शुरू हो गया है, जिसमें रविवार को भारत और पाकिस्तान की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। पिछले मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीट दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 162 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया ने 163 रन के लक्ष्य को 29वें ओवर में ही हासिल कर लिया था। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी के सामने घुटने टेक दिए थे। अब एक बार फिर से दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी, जहां दोनों टीमें अब पूरा जोर लगाएंगी।
अगर भारतीय टीम की बात करें तो टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के खिलाफ चोटिल हुए हार्दिक पांड्या अब एशिया कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में दीपक चाहर को शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ बुधवार को खेले गए मैच में पांड्या को गेंदबाजी के दौरान कमर में चोट लग गई थी। उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर मैदान से बाहर ले जाया गया था। तो वहीं केएल राहुल भी पूरी तरह से फिट नहीं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम अपनी बल्लेबाजी में सुधार करके मैदान में उतरेगी, क्योंकि पिछले मैच में बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया था। तो वहीं अगर भारत ने अगले 3 मैचों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान अपने तीनों मैचों में भारत से हार के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान से मैच जीत जाती है, तो एशिया कप में तीसरी बार भारत पाकिस्तान फाइनल में भिड़ेंगे। ये मुकाबला 28 सितंबर को होगा। खेल डेस्क, JK24/7 न्यूज। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में आने वाले चुनाव पर रणनीति तैयार की जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने अपनी तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसकी शुरुआत हो गई है 21 सितंबर को। यानी पहले दिन की बैठक पंडित पंत मार्ग पर प्रदेश दफ्तर पर बीजेपी के वहां पर रखी गई है और दूसरे दिन यानी 22 सितंबर को जो बैठक होनी है वो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर रखी जाएगी। दोनों दिन तक चलने वाली ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो इस वक्त दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा सीट पर बीजेपी पूरी तरह से काबिज है, यानी 7 सीट पर बीजेपी के सांसद ही जीते हुए हैं। ऐसे में दोबारा से क्या रणनीति रहनी है, किन विषयों को खासतौर पर इस बारी उठाया जाएगा और 2019 का चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में बीजेपी को जहां पर एक तरफ कांग्रेस चुनौती देगी तो वहीं दिल्ली में की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को चुनौती इस बार दे सकती है। और देखा जाए तो इस बार के चुनाव भी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जहां एक तरफ 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है, अपना ये रिकॉर्ड दोबारा से कायम करना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दोनों दिन ये जो बैठक चलनी है ये प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की अध्यक्षता में होगी और रणनीति तय की जाएगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के बीच जाएगी, एक बार दोबारा से उनका भरोसा जीतेगी और जो नीतियां केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई थी, लगातार ये बातों को सामने रखा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो नीति लागू की गई उनका कितना लाभ जनता को मिला है, इसकी पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाए, जनता के बीच में जाया जाए, ताकि आखिर ये पता चल सके कि 4 साल में मोदी सरकार ने विकास का क्या काम किया है और जनता को उससे कितना लाभ मिला है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2 दिन तक चलने वाली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें सभी पदाधिकारी, मंत्री, महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत जो प्रभारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। कैमरा पर्सन हरीश राणा के साथ प्रणय शर्मा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में मुहर्रम के मौके पर मातमी जुलूस निकाला गया। ताजिए के इस जुलूस के दौरान बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान ताजिए से एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, या हुसैन हम न हुए। इसका मतलब होता है हमें दुख है इमाम हुसैन साहब की करबला की जंग में हम आपके लिए जान देने को मौजूद न थे। हमारे साथ है अंजुमन इमामिया के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर शुजात खान। शुजात साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत आज के इस दौर में जो आतंकवाद के साथ पूरी दुनिया लड़ रही है, क्या मैसेज देती है? मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो शहादत है ये आज से 1400 साल पहले हुई है और ये वाहिद, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, वाहिद दुनिया की ऐसी जंग है जिसमें जो शहीद हुआ, जो मारा गया, वो जंग जीत गया और जिसने शहीद किया, जिसने मारा, वो आज निस्तो नाबूद है, उसका कोई भी नाम लेने वाला नहीं है।
आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि टेररिज्म जो है वो इस्लाम का बिल्कुल भी उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आज से 1400 साल पहले टेररिज्म के खिलाफ टेररिस्ट जिसको जो यजीद की जो हुकूमत थी उसके खिलाफ इमाम हुसैन ने जंग लड़ी और अपनी शहादत पेश की। ये शहादत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, नमाज को जिंदा रखने के लिए ये शहादत वहां पेश की गई। और वहां पे इमाम हुसैन ने ये अल्फाज कहे हैं कि मैं शहीद होने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये जंग जो है ये जंग खत्म नहीं हुई है। वो 1400 साल से ये जंग जारी है। जहां जहां पर हक के खिलाफ लोग हैं, जहां जहां जुल्म है, वहां वहां पे आप देखते हैं कि इसी तरह से हुसैन के चाहने वाले, इस्लाम के चाहने वाले ये परचम उठाए बिल्कुल पीसफुल तरीके से मुंह तोड़ जवाब आपको देखते दिखेंगे। कुछ ऐसी फोर्सेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रही हैं और सबके सामने ये कहा जाता है कि ये जो फोर्सेस हैं यही टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। मैं आपको कोट करता चलूं कि सबसे ज्यादा टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली अमेरिका और इजराइल की जो एजेंसीज हैं वो 24 घंटे MI6 जैसी एजेंसीज जो हैं वो डिफरेंट तरीके के हथकंडे जो हैं वो अपना के इस्लाम को नीचे दिखाना चाहती हैं। लेकिन आप यहां मुड़ के देख सकते हैं ये इस्लाम जो है दीन हक है। जब तक ये दीन हक नाफिज नहीं हो जाता तब तक ये जंग जो है ये जारी रहेगी। बातिल के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी, अभी भी जारी है और आने वाले दौर में भी जारी रहेगी। क्योंकि इमाम हुसैन के दौर में भी यजीद था और आज के दौर में भी यजीद है और ये जो जंग आप देख रहे हैं ये यजीद के खिलाफ है और इसी तरह पीसफुल तरीके से चलती रहेगी और जब तक दुनिया का आखिरी यजीद खत्म नहीं हो जाता तब तक ये जंग जो है जारी रहेगी। प्रोफेसर साहब आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा कि आज कश्मीर घाटी के अंदर ठीक आज के दिन जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, आज के दिन 3 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की गई है, बड़ी बेदर्दी के साथ उनका कत्ल किया गया। क्या कहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये भी उसी तरह का जुल्म है जिस तरह का जुल्म करबला में उस वक्त हुआ था? क्या आप निहत्ते लोगों को पकड़कर कत्ल कर देते हैं और आपको पूछने वाला भी कोई नहीं? मैं अभी आपको मैंने अभी अपने पहले बयान में यही कहा कि टेररिज्म जो है वो किसी भी तरह से हुसैनियत का या इस्लाम का काम नहीं है। किसी का गला काटना, वो भी तकबीर पढ़ के, आप ISIS के जो एक हथकंडा है वो आप देखते आ रहे हैं। वही यहाँ पे अगर आप किसी बेगुनाह आदमी को मारते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखने वाला हो, वो कतई इस्लाम का अनुयायी नहीं हो सकता, कतई इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता, वो कभी भी हुसैनियत का मानने वाला नहीं हो सकता। साफ आपने देखा, कहना है ये कि हमारा टेररिज्म यानी आतंकवाद किसी भी तरह से हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, हम आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज आपने और भी सुनी होगी कि करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, लेकिन तो फासिकों की इताअत न कर कबूल। तो साफ मैसेज है आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन 10 मुहर्रमुल हराम का कि पूरी दुनिया में जहां जहां यजीदियत है, यानी पूरी दुनिया में जहां जहां आतंकवाद और अलगावाद की आग है, उस आतंकवाद और अलगावाद की आग के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही हुसैनियत है। सैयद जुनैद हाशमी, कैमरामैन अनिल नागरे के साथ JK24/7 के लिए जम्मू से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बागी नेता अजीत जोगी के साथ BSP के गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए संभावित महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी BSP ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए 22 उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव और मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीटों को लेकर BSP की शर्तें मानने का दबाव भी बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 दशक से सत्तारूढ़ बीजेपी राज्य में अपनी सत्ता बचाए रखने की कोशिशों में जुटी है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत है। लेकिन इस बीच नए राजनीतिक समीकरण में मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की नई पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। हमने तो हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और श्री अजीत जोगी जी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी, तो ये दोनों पार्टियां मिलकर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगी। हमने गठबंधन करके चुनाव लड़ने का ये फैसला ले लिया है। इसके आज हम ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। फाइनली हमने ये डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर वहां पर चुनाव लड़ेंगी। और छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो गठबंधन में 90 में से 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी और 55 सीटें जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के विपक्षी दलों को एक साथ करने की योजना को ध्वस्त करते हुए मायावती ने उन्हें तगड़ा झटका दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो
मायावती ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में जोगी की पार्टी के साथ बसपा चुनाव लड़ेगी और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने की सूरत में जोगी गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, सीटों का डिसाइड हो गया है और इसके साथ ही जब गठबंधन की ये सरकार बनेगी तो गठबंधन की ओर से तो हमने ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी और ये पूरा जो गठबंधन है तो श्री अजीत जोगी जी को हमने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार ये भी हमने बनाने का फैसला ले लिया। सरकार बनेगी कोalition की तो श्री अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये मैं आज ये ऐलान कर रही हूँ और काफी ये गठबंधन करने से पहले काफी एक्सरसाइज की गई है हर पहलू के ऊपर। मतलब इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। पहले वो राज्य में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल बसपा के साथ गठबंधन की कोशिश में जुटे थे। लेकिन मायावती ने कांग्रेस के महागठबंधन की रणनीति को ध्वस्त करते हुए अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत जोगी की पार्टी 55 और बसपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जोगी कांग्रेस और बसपा के गठबंधन से एक प्रकार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दलीय स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 10 आरक्षित सीटें हैं, जिसमें 2008 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, 9 सीटें भाजपा के पाले में चली गई थी, जिसके चलते यह गठबंधन कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसके अलावा 1 दर्जन सीटें ऐसी है जहां एससी वर्ग के वोटरों का काफी बड़ा प्रभाव है। यहां भी एससी वर्ग के मतदाता कांग्रेस को नुकसान जोगी और मायावती के गठबंधन को लेकर जोगी की पार्टी का कहना है कि आने वाले चुनाव में उन्हें सफलता मिलेगी और बीजेपी कांग्रेस को नुकसान होगा। आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और बसपा का गठबंधन हुआ है। बसपा 35 सीटों पर और जनता कांग्रेस 55 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस गठबंधन का चेहरा अजीत जोगी होंगे। गठबंधन यदि बहुमत में आता है तो वे मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा कल लखनऊ में मायावती ने ऐलान किया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के मीडिया विभाग के अध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवी साहब, जिनसे हम जानते हैं गठबंधन कितना प्रभावी होगा छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये तो शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। माननीय अजीत जोगी और बहन मायावती ने जो ये समझौता और गठबंधन किया है, ये प्रदेश की जनता की इच्छाओं के अनुरूप है, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को देख चुकी है और दोनों से छली गई है। तो इस तरह से वो जनता अब इन दोनों पार्टियों से निजात पाना चाहती है। कांग्रेस तो अप्रासंगिक हो गई है, उसकी स्थिति इतनी दयनीयता को प्राप्त हो चुकी है। और रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी के भी हालात जो हैं बड़े खस्ता हैं, क्योंकि इसीलिए वो अपनी गिरती साख को बचाने के लिए कभी फ्री मोबाइल बांटते हैं तो कभी टिफिन बांटते हैं और पता नहीं चुनाव तक क्या क्या बांटेंगे। आखिर में तो उनके पास शराब खुद की ही है, जिसे वे बांटकर छत्तीसगढ़ की जनता को पुनः ठगना चाहते हैं चौथी बार। परंतु ये ऐसा होगा नहीं। बहन मायावती की ताकत और पहले से इस प्रदेश में क्षेत्रीय दल के रूप में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपनी पैठ जमा ली है। जोगी जी की ताकत में बहन मायावती के आने से और इजाफा हुआ है और इन दोनों की शक्ति मिल करके आगामी प्रदेश में आने वाली मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार को कोई रोक नहीं पाएगा। और अजीत जोगी जी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है गठबंधन करके, क्योंकि पहले गठबंधन की बात बसपा की कांग्रेस के साथ चल रही थी, सीटों पर कुछ बातें बन नहीं रही थी। इस बीच में अजीत जोगी जी ने बाजी मार ली। देखिए, ऐसा है कि हर चीज का वक्त और समय तय है। जिसको जाको प्रभु पाछे दुख देनी
ताके मती पहले हर लीन्ही, ये पुरानी कहावत है। तो उस लिहाज से कांग्रेस की जो स्थिति है, उसकी स्थिति जो मैंने बताया दयनीय हो चुकी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना, क्या नहीं करना, किससे गठबंधन करना, किन शर्तों पे करना। इन तमाम सब चीजों में बहुत सुस्त साबित हुई है। जोगी कांग्रेस ने अपने 45 उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर दी थी। गठबंधन सामने आया है जिसमें 55 सीटें मिलेंगी जोगी कांग्रेस को। तो क्या आगे समीक्षा की जाएगी कुछ प्रत्याशियों को बदलने की, या वे एज इट इज रहेंगे? देखिए, ये गठबंधन अभी हुआ है और इसके बाद में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मंथन करना है, ये तमाम सब चीजें हमारे सुप्रीमो माननीय अजीत जोगी जी तय करेंगे और उसके बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। जोगी कांग्रेस और बसपा के गठबंधन के बाद हमसे बात कर रहे थे मीडिया विभाग के अध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवी। उनका साफ कहना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है। आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन की जीत होगी, भाजपा भी लगभग खत्म हो जाएगी। कैमरा पर्सन किशन के साथ मैं शिवशंकर पांडे, जेके न्यूज 24/7 रायपुर। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। पहले वो राज्य में सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल बीएसपी के साथ गठबंधन की कोशिशों में जुटे थे। जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टी सक्रिय होती नजर आने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। इसी कड़ी में अगले साल आदिवासी बहुल राज्य में होने जा रहे चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को पार्टी के साथ गठबंधन कर राज्य के इतिहास में पहली बार इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का ये फैसला कांग्रेस के लिए एक मैसेज माना जा रहा है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव को लेकर लगातार बीएसपी के साथ बात कर रही है। मायावती के इस फैसले का संदेश साफ है कि अगर कांग्रेस उसे सम्मानजनक सीटें नहीं देती तो मायावती के पास और भी विकल्प है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की बहुलता है, दलित समाज भी काफी है, अति पिछड़ा वर्ग भी बड़ी तादाद में है और माइनॉरिटी तो खैर उधर कम है, अपर कास्ट भी है। लेकिन इन सभी तबकों में, वर्गों में की जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है, गरीब है वहां पे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को कांग्रेस के 3 राज्यों में झटका देते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ हाथ मिला लिया है। मायावती ने घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि सम्मानजनक सीटों की संख्या के चलते अजीत जोगी का हाथ थामा गया है कि हमारी पार्टी तो जिस भी पार्टी के साथ अलायंस करेगी तो वो ये देखेगी कि जिस पार्टी के साथ हम अलायंस कर रहे हैं तो अलायंस के तहत हमको सम्मानजनक सीटें मिल रही है या नहीं मिल रही है। दोनों नेताओं के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत बीएसपी राज्य की 90 में से 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बाकी 55 सीटों पर अजीत जोगी की पार्टी अपने प्रत्याशी को खड़ा करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी के राज्य में कांग्रेस के हाथ बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि वो मायावती को 9 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं थी। मायावती ने नए गठबंधन की घोषणा करते वक्त अजीत जोगी को गठबंधन का संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया। छत्तीसगढ़ में अब तक मुख्य मुकाबलों में 2 ही पार्टी रही हैं। जिसने भी जीत दर्ज की उसका अंतर काफी कम रहा है, लेकिन मायावती के इस फैसले के बाद त्रिकोणीय बने छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। छजका छत्तीसगढ़ में भाजपा का सहयोगी दल है। अब भाजपा के 2 सहयोगी दलों का गठबंधन हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी साइलेंट पार्टनर की भूमिका में है। साइलेंट पार्टनर वो होता है जो लागत लगाता है और उसमें से फायदा लेता है। भारतीय जनता पार्टी भी इस गठबंधन में उसी भूमिका में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सहयोगी दलों का गठबंधन है, लेकिन इससे राजनीतिक रूप से लाभ
कांग्रेस पार्टी को होगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर महज 98,000 से भी कम रहा था। 2013 में बीएसपी ने राज्य की सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसे 4.4% वोट शेयर के साथ कुल 5,5800 वोट मिले। राज्य में बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिल पाई, लेकिन ऐसी करीब 12 सीटें थी जहां पर बीएसपी उम्मीदवार को 10% से ज्यादा वोट मिले थे। इनमें से 5 ऐसी सीट भी थी जहां पर उसे 20% वोट मिले थे। जोगी की कोशिश है कि पूरे चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जाए, लेकिन अब आने वाले समय में देखना होगा कि चुनाव में कैसी स्थिति देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अजीत जोगी का छत्तीसगढ़ में पहले इस्तेमाल किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने आगे कहा कि वो गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टियों को भी अपना दिल बड़ा करना होगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले यहां नया गठबंधन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में हुई बैठक के बाद दोनों दलों ने गठबंधन का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 35 सीटों पर बसपा और 55 सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन का सीएम चेहरा अजीत जोगी होंगे। लखनऊ में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती और जोगी साथ साथ पहुंचे। मायावती ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को रोकने के लिए बसपा सक्षम है, जरूरत पड़ी तो दूसरे दलों का सहयोग भी लेंगे। गठबंधन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जोगी ने कहा कि बीजेपी सत्ता, पैसा, पद और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके फिर से सत्ता में आना चाहती है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा। देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से राज्य कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, अपने पद का दुरुपयोग, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके वो फिर सत्तारूढ़ होना चाहती है। अब हमारा गठबंधन हो गया है, आदरणीय मायावती जी और हम लोग मिलकर उनको अवश्य रोक लेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव की बयार बहने के साथ ही कांग्रेस और बसपा के बीच गठबंधन की बात राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस को बसपा के इस गठबंधन की भनक नहीं लग पाई। कांग्रेस के नेता यही कहते रहे कि बसपा के साथ गठबंधन के लिए संभावना तलाशी जा रही है। कांग्रेस भले नुकसान न होने का दावा करे, लेकिन बीजेपी तो पहले ही जोगी को तीसरी पार्टी मान चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक महागठबंधन बनाने की बात कि भाजपा के खिलाफ सारे दल एक मंच पे आए। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कमजोर करने के लिए ये नया दांव अपने सहयोगी दल जनता कांग्रेस के माध्यम से चला है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के 80 वोटरों में बसपा का प्रभाव रहा है। इन्हीं 3 जिलों में जोगी का प्रभाव भी है। 37 सीटों पर बसपा का प्रभाव पिछले चुनाव में 10 सीटें बजेरी में गई थी। मुंगेरी, बिलाईगढ़, आरंग, नवागढ़, बलौदाबाजार, सारगढ़, बिल्हा, मस्तूरी, अभनपुर, अकलतरा, लोरमी, तखतपुर, भाटापार, सारगढ़, सरायपाली, लैलूंगा, कुनकुरी, रायगढ़, खसरिया। लेकिन एससी वर्ग में बहुजन समाज पार्टी की पकड़ रही है। लेकिन 3 बार के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटें घटती रही। 2003 और 2008 में 2 और 1 विधायक चुनकर आए, लेकिन 2013 में एससी आरक्षित किसी भी सीट पर बसपा प्रत्याशी नहीं जीत पाया। एक विधायक जरूरी था, लेकिन वो भी सामान्य सीट से। हालांकि ज्यादातर सीटों पर पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर ही रही। प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो यह गठबंधन सीधे तौर पर 37 सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, जिसमें आरंग, अभनपुर, बिलाईगढ़, कसडोल, जयजयपुर, जांजगीर चांपा, अकलतरा समेत कई सीटें शामिल हैं। सूत्रों की माने तो बसपा की ओर से 35 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। जोगी कांग्रेस भी इसके अलावा अब जो भी हिस्से की शेष 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी, जिसमें से 2 सीटें अजीत जोगी के परिवार के सदस्यों के लिए ही होगी। इसके अलावा धर्मजीत सिंह, आर.के. राय, सियाराम, कौशिक के नाम की घोषणा भी होगी। इस तरह माना जाए तो जोगी के लगभग 50 प्रत्याशी तय हैं। 5 सीटों पर राय शुमारी होगी। तो वहीं इस गठबंधन के बाद अब बड़े नेताओं की मुश्किल बढ़ने के आसार हैं।
छत्तीसगढ़ में 10 आरक्षित सीटें हैं एससी वर्ग के लिए, इसमें से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं। यह गठबंधन सामने आने के बाद अब बीजेपी के लिए भी थोड़ी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस गठबंधन की काट निकालने के लिए बीजेपी को अपने समीकरणों में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ये नया गठबंधन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें तो जरूर खड़ी करेगा, लेकिन जनता क्या देख रही है इसका फैसला चुनाव के बाद ही होगा। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को भी इंतजार करना होगा और छत्तीसगढ़ की जनता को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। उधर बीजेपी ने इस गठबंधन को सिरे से नकार दिया है। बीजेपी का कहना है कि इस गठबंधन से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जोगी कांग्रेस और बसपा के गठबंधन के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। जोगी कांग्रेस पर कांग्रेस का आरोप है कि वह भाजपा की बी टीम है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा नेता संदीप शर्मा। संदीप जी, आरोप है कांग्रेस का कि जोगी कांग्रेस प्रदेश में आपकी बी टीम है। नहीं, इस तरह से आरोप तो कांग्रेस पार्टी हमेशा लगाते रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका अपना वजूद है, वो राजनीति करने के लिए। जोगी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के वो बड़े नेता रहे हैं, तो वो उनका अपना राजनीतिक करने का अपना ढंग है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस के साथ या जोगी कांग्रेस के साथ किसी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी हताशा को छुपाने के लिए इस तरह से अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। सीटों के समीकरण की बात करें तो 10 में 9 सीटें आरक्षित वर्ग की आपके पास है, एक कांग्रेस के पास है। गठबंधन से आप इस समीकरण को नुकसान पहुंचेगा या नुकसान नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब इस तरह का कोई गठबंधन नहीं था, हमारे पास 9 सीटें थी इस वर्ग की, और हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि इस बार 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी एससी वर्ग की। और हम तो ये कहते हैं कि जो हमने मिशन 65+ बनाया है वो पूरी तरह से इस बार हम सफल होंगे। और इसका सीधा कारण भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जिस ढंग से पिछले 5 साल में काम किया और जिस ढंग से हमारा संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ है, वही हमारा सबसे बड़ा आधार है। और इसलिए हम पूरे दावे के साथ कहते हैं कि किस पार्टी का राजनीतिक क्षेत्र में कितना प्रभाव है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरे 90 सीट पर प्रभाव है। और निश्चित रूप से हम अपने कामों के दम पर, डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व के बलबूते पर इस बार 65 सीट जीतने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस बार श्रेष्ठ नेतृत्व है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वह भी हमारे लिए एक मजबूत आधार है। तो इस बार हम 65+ पार करेंगे। संदीप शर्मा का साफ कहना है कि 90 सीटों पर उनका प्रभाव है, 65 सीटें वे जीतने जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में। देखना होगा आगे चुनावी परिदृश्य क्या बनेगा। कैमरा पर्सन काशीनाथ के साथ शिवशंकर पांडे, JK न्यूज 24/7। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने मध्य प्रदेश में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महागठबंधन के जरिए केंद्र के किले पे फतह करने का सपना संजोए बैठी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ में गढ़ जमाने के लिए कांग्रेस महागठबंधन का सहारा लेना चाहती थी, लेकिन ये गठबंधन मायाजाल में फंस कर रह गया। अजीत जोगी से हाथ मिलाया और उधर कांग्रेस का सपना चूर चूर हो गया। हर किसी के जहन में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं ये 2019 के फिल्म का ट्रेलर तो नहीं है, क्योंकि सवाल छत्तीसगढ़ भर का नहीं है। मायावती ने देश के मध्य में भी अपनी राजनीति जमीन बढ़ाने का फैसला कर लिया है, और वो भी अकेले। मायावती ने मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करके 22 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। आखिर मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन कांग्रेस से नहीं हो पाया, जिसके चलते बसपा ने 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा कर दी है। हालांकि भिंड व ग्वालियर चंबल में बसपा का काफी अच्छा प्रभाव है, जहां से उसके 4 विधायक भी हैं। जहां छत्तीसगढ़ में मायावती ने अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन किया है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। क्या कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, ये आने वाला समय बताएगा। प्रदेश की 230 में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करके बीएसपी ने अपने वर्तमान 4 विधायकों को फिर से मैदान में उतारा है।
मध्य प्रदेश में दलित भी भारी संख्या में है, लिहाजा मायावती को यहां अपना वोट बैंक नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर आम जनता इस फैसले को लेकर क्या सोचती है, जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का फायदा मिलेगा और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, उसका बहुत बड़ा वर्चस्व है पूरे देश के अंदर, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ती जाएगी। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है, इससे कांग्रेस का बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और सरकार भी बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस और बसपा का गठबंधन न होने से भाई साहब सीधा बीजेपी को फायदा जाएगा और इससे बीजेपी को मतलब जो पहले स्थिति थी कि 150 से 200 सीट आएंगे, अभी सीधा 50-60 सीटों की फायदा हो जाएगी। महागठबंधन की बिसात पर केंद्र का किला पाने का सपना देखने वाली कांग्रेस के लिए यकीनन ये बड़ा झटका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिले झटकों के बाद कांग्रेस कोई सबक सीखती है या अब भी महागठबंधन की झूठी गांठ के सहारे अपनी चुनावी रथ को आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।